हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सी सतीश अनेजा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी में से आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, हम इनकम टैक्स में क्या क्या टॉपिक आपको करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपके पास बीकॉम की बुक्स है, सीए की बुक्स है, या मेरा स्टडी मटेरियल है, जो भी है, तो आप लोगों के पास क्वेश्चन होता है बार बार कि सर हम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास बुक्स हैं, तो हमारी हेल्प कर दीजिए। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हमें इतना सारा पढ़ना है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और आप लोगों को मालूम ही होगा, मैं 25 साल के क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं, ना कि सिर्फ राजस्थान में, पूरे इंडिया में। तो वहाँ पर ऑब्जर्व करने पे पता चला कि वो टॉपिक कहाँ कहाँ से देता है। तो हम भी उन्हीं टॉपिक्स की तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारे पास ना तो इतना समय है, ना ही इतनी मेहनत करने का, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं करने के लिए। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी में अब हम बढ़ रहे हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आपको एक काम करना है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे, आपको लगे काम का है, तो अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, मैं आप लोगों से कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ इन वीडियोस का, ठीक है, ना ही कुछ बेचना हो। तो मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, मैं और वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, और अगर इसको ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, तो बस फिर ये थोड़े दिनों का मोटिवेशन है, फिर हमें भी लगेगा यार क्यों मेहनत करनी है इतनी। ठीक है, हम अपने कोर्सेज बेचने पर ध्यान देते हैं। देखिए, जो बात सीधी सी है, मैं खुल के करता हूँ, आपको मालूम ही है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी की। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। सेक्शन कहाँ से शुरू होते हैं? ये सेक्शन 22 से 27, ये ध्यान रखना है। सेक्शन नंबर 22 क्या है? चार्जिंग सेक्शन है। अच्छा, अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स किस पे लगता है। तो देखिए, मकान के ऊपर टैक्स लगना है, सीधी सी बात है। हाउस प्रॉपर्टी मतलब 5 हेड हैं, आपको मालूम है। 5 हेड में से दूसरा हेड, सैलरी के बाद दूसरा हेड कौन सा आता है? आपका हाउस प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखेंगे। हाउस प्रॉपर्टी के बाद बिजनेस, बिजनेस या प्रोफेशन, उसके बाद कैपिटल गेन, और उसके बाद अदर सोर्सेज। ये सीक्वेंस है। ठीक है, सैलरी के लिए ऑलरेडी हमने आपको वीडियो दे दिया है। अब हम बात कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी की। तो हाउस प्रॉपर्टी में आपको क्या पढ़ना है? हाउस प्रॉपर्टी में आपको पढ़ना है कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर किस चीज पर टैक्स लगेगा, ये आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले तो मैंने आपको हिंट दे दिया। अगर प्लॉट प्लॉट हो तो देखिए, मैंने आपको 500 क्वेश्चन कहा था, एक क्लास में कई सारे क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। ठीक है, अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो टैक्स, तो उसके ऊपर टैक्स कहाँ जाएगा? एचपी में। अगर सिर्फ प्लॉट है, अगर प्लॉट है तो प्लॉट के लिए टैक्स, अगर प्लॉट से इनकम हो रही है, प्लॉट आपने किराए पे दे दिया, प्लॉट से इनकम हो रही है, तो कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में। ये देखिए, एक दो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब उसके अलावा ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता है। ठीक है, अब ये पूछ सकता है कि प्लॉट आपके पास स्टॉक इन ट्रेड है, तो आप क्या करोगे? ये आपको पढ़ना है। देखिए, अब मैं पॉइंट देता जाता हूँ, ये मैंने दो आपको हेल्प किया। अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो क्या करोगे? ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड है तो आपके पास क्या होगा, ये आपको ढूंढना है। दूसरा, इन्होंने ना एक लिमिट दी है अब, कि कब तक आपके टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, वो कितने सालों की लिमिट है, सालों वाली लिमिट, वो आप याद रखना। 1 साल है, 2 साल है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, कितने सालों तक सरकार ने छूट दे दी उसको। अच्छा, उसके बाद जब मैं इसको देखता हूँ और मैंने क्या लिखा, तो ये देखिए, मोटा मोटा तो आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अदर सोर्स में क्या जाएगा, उस प्रॉपर्टी में क्या जाएगा, बिजनेस में क्या जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये पूछ लेता है आप लोगों से। उसके बाद अब बात करते हैं कि टैक्स लगेगा कैसे। अब टैक्स लगाने के लिए ना, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपको पूरे साल में कितना कमाया वो ढूंढते हैं। तो उसको ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको निकालनी पड़ती है GAV, ग्रोस एनुअल वैल्यू, कि पूरे साल में आपने कितना कमाया, उसमें से फिर आपको कुछ माइनस दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो ग्रोस एनुअल वैल्यू है वो निकालनी है। सर वो कैसे निकालनी है? आपको पता होना चाहिए। 4 चीज़ें हैं। कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं? उसमें से आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकाल के उसके आगे की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले देखिए, एक म्यूनसिपल वैल्यू होती है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ये आपको मैनेज करना है, मैं तो आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ। स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक एक्चुअल रेंट है, और एक आपका फेयर रेंट है। ठीक है, म्यूनसिपल 1, फेयर, इन दोनों को सबसे पहले लेते हैं। इन दोनों में से जो ज़्यादा होता है उसको स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हैं। स्टैंडर्ड से जब कंपैरिजन करते हैं तो जो कम होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड पे हम लिमिट लगा देते हैं, फिर जो इसमें आता है उसको हम फिर एक्चुअल से कंपैरिजन करते हैं। ये पूरी कहानी होती है GAV की। हालांकि इसके बाद भी एक कहानी है। ठीक है, कि अगर एक्चुअल में छूट थी, सॉरी वैकेंसी थी, तो क्या करोगे, और अगर उसमें वैकेंसी नहीं थी तो क्या होगा। मैंने डायग्राम बना रखा है, आपके पास भी सिलेबस में होगा। ठीक है, सॉरी। उसके बाद आपको देखना क्या करना है। देखिए, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। आपको लगेगा यार सर पढ़ा देते, तो पढ़ा देता तो ये वीडियो अलग ही चला जाता। मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता भी होगा कि पढ़ाना चाहिए, बट ये क्लास पढ़ाने की है ही नहीं। मैं पढ़ाने वाले वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर देखिए बेटा, आपको समझ में अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा। वो क्वेश्चन पता क्या पूछता है, वो क्वेश्चन पूछता है कि म्यूनिसिपल रेंट को कब माइनस करते हैं। तो जीओवी म्यूनिसिपल एक तो वैल्यू है, जो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट वैल्यू देता है कि साल में आप मान लीजिए 2 लाख रुपए तो आपको आना ही चाहिए इनकम, पर मैं कहता हूँ नहीं 1.5 लाख आई है, ठीक है। ये म्यूनिसिपलिटी का एक वैल्यू सिस्टम बनाया हुआ है, पर यहाँ पर एक म्यूनिसिपल टैक्स चार्ज करता है। तो जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्स, जो किसने दिया, जो जिसने कमाया है, जिसने अर्निंग करी है, मैं सीधा इस तरह से लिखता हूं, जिसने अर्निंग करी है यानी कि ओनर ने, जिसने अर्निंग करी है उसने अगर चुकाया है तो माइनस होगा, अगर जो रेंट पे है अगर उसने चुकाया तो माइनस नहीं होगा। तो आपका आता है एनएवी, ठीक है जी, एनएवी आपकी आ जाती है। ये ध्यान रहेगा। अब आपको कोई पॉइंट एक्स्ट्रा में ना घुसा दूं मैं आपको, ठीक है। अच्छा सर वो बता दो ना एक्चुअल पॉइंट वाला, वो अपने बाद में देखेंगे अगर अपना टाइम बच गया तो, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए, जब आपके पास, जब आपने म्यूनिसिपल टैक्स करके एनएवी आ गया, तो उसमें से हम सेक्शन 24A और 24B, ये आपको ध्यान रखना है। 24A और 24B की आपको क्या है, डिडक्शन देनी है। 24A में आपको 30% का डिडक्शन देना है, ये तो देना ही देना है। ये सेक्शन मुझे कल किसी ने कहा भी था कि सर इन सेक्शंस का बता देना थोड़ा सा। तो देखिए 24 में तो 30% आपको सीधा डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरी आया था किसका कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ये तो 30% आपको खर्चा मिलेगा। देखिए होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप मकान किराए पे देते हैं तो आपकी टूट फूट भी होती है, कोई रिपेयर मेंटेनेंस भी होती है। तो आपने मकान में मान लीजिए साल में 10,000 रुपये महीना कमाया, 1,20,000 कमाया, तो उसमें से कुछ खर्चे भी तो आपको अलाउ होने चाहिए। तो सरकार ने ना फिक्स कर दिया कि 30% खर्चे हैं, ठीक है। तो आपको एक छूट तो वो मिल गई। 24B में आपको मिलती है ब्याज की छूट, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ सीधा, ब्याज की छूट। 24B में आपको मिलती है ब्याज की छूट। ब्याज की छूट बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान रख लेना। ब्याज की छूट के लिए क्या करोगे आप, ब्याज की छूट के लिए आपको काम ये करना है कि अगर ब्याज, ध्यान देंगे, अगर ब्याज लेट आउट प्रॉपर्टी पे है, यानी कि जो किराए पे प्रॉपर्टी है, तो कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कोई लिमिट नहीं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ चलो आपको, ठीक है। और अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब खुद ही रह रहा है उसमें, तो यहाँ पर लिमिट है, यहाँ पर लिमिट है। पहले तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर लिमिट है। और अगर किराए पे दे रखा है तो कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर लिमिट है कितने की, 2 लाख की मैक्सिमम। और अगर 1999 वाली कहानी है तो 30,000 वाली बात थी वहाँ पे, उस चीज़ को आपको पढ़ लेना है। ब्याज की आपको छूट मिलती है सेक्शन 24B में, ब्याज की छूट। पर मूलधन की छूट आपको कहाँ मिलती है, जो आप प्रिंसिपल चुकाओगे उसकी आपको मिलती है 80C में। ये बात पे आप स्टार मार्क कर लेना, कहीं यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, ये तीनों चारों क्वेश्चन बनते हैं, 24A, 24B, ब्याज, 80C वाली। और यहीं ब्याज पे आती है एक 5 साल वाली कहानी भी। अगर मकान बनने से पहले आपने कोई लोन चुका हुआ और उस बनने के ब्याज आपका बनता है, मान लीजिए मकान तो आपका जो बनकर तैयार हुआ वो हुआ 2021 में, लोन ले लिया 2018 में, वो 3 साल का जो ब्याज था उसकी छूट कैसे लोगे, वो भी तो ब्याज दिया ना आपने। तो उसको 5 किस्तों में अलाउड किया जाता है, जिस साल से आपका मकान रेडी हो जाता है, इनकम उसकी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो 5 किस्तें आपको याद रखनी है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इनको पढ़ के जाना। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आज, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ज्यादा ही भावुक हो गया था मैं। अच्छा, सेक्शन 25A ध्यान देंगे एक बार, मैंने लिखा हुआ है एक 30% की डिडक्शन। देखिए होता क्या है, अभी जो आपने ऊपर 24A की डिडक्शन पढ़ी थी और 25A की डिडक्शन, 24A की डिडक्शन में क्या था, जो आपका ऊपर एक्सपेक्टेड रेंट आ गया था, उसमें क्या हुआ था, उसमें से ना कुछ पैसा उस समय नहीं आता। जैसे मान लीजिए कोई किराएदार ने नहीं दिया, कोई किराएदार ने नहीं दिया, बाद में दे दिया, उस समय नहीं दिया था, बाद में दे दिया, तो जो बाद में आया वो उस पर टैक्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कितनी अमाउंट पे लगेगा, जो इस वैल्यू में एडजस्ट नहीं हुई थी। ये तो देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ये लंबा कॉन्सेप्ट है समझने वाला, इसलिए मैंने छोड़ दिया था पहले ही, आपको बोल दिया था कि खुद से करिए। तो जब पैसा मिलेगा तब उसके ऊपर टैक्स लगेगा डिफरेंस वैल्यू से। मैं डिफरेंस वैल्यू बोल रहा हूँ, आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। पर सरकार कहती है, देखिए हमने कहा कि सर टैक्स तो ले रहे हो आप, पर हमें जो 30% की छूट मिलती थी सेक्शन 24A में वो तो दो। तो वो छूट इन्होंने यहाँ दी है 25A में, वो 30% की छूट इन्होंने कहाँ दे दी, 25A में, ठीक है।
अच्छा, एक क्वेश्चन ना बहुत खतरनाक आता है। अच्छा, एक चीज यहां पे लिखी है कि अनरियलाइज, एक तो है वैकेंसी, मतलब मकान किराए पे चढ़ा ही नहीं था, उसके लिए 30% छूट मिलती है। और एक बाद में क्या हुआ था, ये पहले ना 2010 11 12 के बाद शायद कभी अमेंडमेंट हुआ होगा, ठीक है, अनरियलाइज रेंट पे भी 30% की छूट मिलने लग गई है। मतलब वैकेंसी हो या अनरियलाइज रेंट हो, दोनों पे 30% की छूट आपको मिलती है, ठीक है। अब लास्ट सेक्शन 27, ये स्टार मार्क कर लेना किस बात से। यहां पर एक पॉइंट है माइनर डॉटर वाला, माइनर मैरिड डॉटर, DAUGHT, डॉटर की स्पेलिंग तो सही है ना भैया, इंग्लिश हमने सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई है, ठीक है। डीम्ड ओनरशिप, ये सेक्शन क्या है, डीम्ड ओनरशिप। यहाँ पर ये मैरिड माइनर मैरिड डॉटर को अगर मकान मिला हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी, मकान बोल रहा हूँ मैं एक बार यहाँ पे, अगर उसको उसके फादर ने या उसके जो भी पेरेंट्स थे उन्होंने मकान दे दिया, तो इसकी इनकम किसके पास टैक्स होगी, सेक्शन 27 में इसी डॉटर की है। बट इसके अलावा कुछ है तो सेक्शन 64 में, मैं सिर्फ 64 बोल रहा हूँ, इसके आगे का नहीं बोल रहा हूँ, सेक्शन 64 में क्लबिंग होगा। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार आप लोग गलत करते हैं। बेटी की शादी हो गई, 18 साल से कम थी, उसको घर दिया, सेक्शन 27। घर के अलावा कुछ और ट्रांसफर किया, वहां से जो इनकम है वो सेक्शन 64 में, 64 के आगे भी है, ठीक है, वहां पर जाके क्लबिंग, क्योंकि जब मैं क्लबिंग करवाऊंगा तब डिटेल में करवा दूंगा। पर ये पॉइंट बार बार आप लोग डाउट क्रिएट करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी ध्यान रखना सेक्शन 27 में जाएगी। और हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ डॉटर को ही क्यों, हाउस प्रॉपर्टी किसी को भी दी वो सेक्शन 27 में जाएगी। बट फर्क इतना है, बाकियों के केस में, वो ट्रांसफरर के केस में, बाकियों के केस में सिर्फ वो 64 की तरह ही मानना, क्लबिंग की तरह ही मानना, पर सेक्शन 27 डील करेगा उस बात को, ठीक है। अच्छा, सिर्फ माइनर डॉटर के केस में वो बच्ची की आय मानी जाएगी, मतलब वो फादर की इनकम नहीं होगी, ठीक है। अगर उस बच्ची की शादी हो रखी है, उसको घर दिया, तो वो इनकम भी उसकी है, उस केस में फादर की नहीं होगी। बाकी सारे केस क्या है, क्लबिंग की तरह है, ठीक है। अच्छा, तो ये पूरा मैंने हाउस प्रॉपर्टी का आपको बताया। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसके क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ मैं देखिए मैक्सिमम जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना, हालांकि अच्छे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में दिया, और आपके पास भी बहुत सारी बुक्स होंगी। पर दिक्कत वही है कि ये बुक्स ऑलरेडी 2017-18 की आप लोगों को मिली हुई है, बहुत सारी मिस्टेक्स के साथ। तो बाकी आप लोगों की मर्जी है, जैसे आप करना चाहें। और आप लोगों ने जो मुझसे डिमांड किया था वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, और कोशिश करूंगा कि मैं आपके MCQs भी कराऊं। पर आपको एक काम करना है, वीडियोस को शेयर करना। देखिए, वीडियोस को शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और वीडियोस बनाऊंगा। नहीं तो जैसे पहले जनवरी में आप लोग कुछ लोग पढ़ते थे, अब तो पढ़ना शुरू कर चुके हैं। जैसे जनवरी में आप कुछ लोग ही पढ़ते थे, तो मैंने बंद कर दिया था, ठीक है। क्योंकि हमें भी मोटिवेशन चाहिए कि हाँ, हमें देख रहे हैं स्टूडेंट, अगर नहीं देख रहे तो हम मेहनत किस लिए करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सॉरी, इतनी फास्ट, जी हाँ।